जय हिंद दोस्तों, रक्षा कनक के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा और ये सारी जानकारियां आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई हैं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी है ईसीएचएस सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन का लेटर जारी 16 दिसंबर 2024 का। जी हाँ दोस्तों ईसीएचएस डिपार्टमेंट ने सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक लेटर निकाला है आपके लिए। लेटर समझना बहुत जरूरी है अगर आप फैसिलिटी ले रहे हैं या फिर नहीं ले रहे। ईसीएचएस के लाभार्थी आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और ईसीएचएस की मेडिकल फैसिलिटी एक साथ नहीं ले सकते। जी हाँ दोस्तों अगर आप ईसीएचएस की फैसिलिटी ले रहे हैं मेडिकल की, और अगर आप सोच रहे हैं कि आप कोई दूसरी हेल्थ स्कीम को भी चूज कर लें, तो दोस्तों आप नहीं कर सकते। आप एक ही फैसिलिटी ले सकते हैं, या तो आप ईसीएचएस की फैसिलिटी लीजिए या फिर आप भारत सरकार की कोई दूसरी फैसिलिटी लीजिए मेडिकल की। जी हाँ दोस्तों इस लेटर के अंतर्गत आप सिर्फ एक फैसिलिटी चुन सकते हैं मेडिकल की। यही दोस्तों इसमें बताया। जैसा आपको बताया, भारत सरकार की एक दूसरी फैसिलिटी भी है जिसे हम बोलते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। जी हाँ दोस्तों अगर आप ये फैसिलिटी लेना चाहते हैं, यानी आयुष्मान कार्ड आपका बन रखा है, तो दोस्तों फिर आपको ईसीएचएस को छोड़ना होगा। जी हाँ दोस्तों, दोनों में से कोई एक फैसिलिटी मेडिकल की, या तो ईसीएचएस की या फिर भारत सरकार की कोई दूसरी स्कीम हेल्थ से जुड़ी। चलते अगली जानकारी की तरफ। 1 अप्रैल 2003 के बाद आए पेंशनर्स को ईसीएचएस की मेडिकल फैसिलिटी लेना अनिवार्य है। जी हाँ दोस्तों, जो पूर्व सैनिक 1 अप्रैल 2003 के बाद आए हैं उनके लिए ईसीएचएस कंपलसरी है, उनको लेना ही पड़ेगा। ईसीएचएस में शामिल होने के लिए एक मुश्त राशि का भुगतान एमआरओ मिलिट्री रिसीवेबल ऑर्डर के थ्रू जमा करना होगा। जी हाँ दोस्तों जैसा आपको पता है, अगर आप 1 अप्रैल 2003 के बाद आए हैं तो आपने पेमेंट करा होगा, एक मुश्त भुगतान करा होगा भारत सरकार को, तभी आप ईसीएचएस में ज्वाइन हुए। अब दोस्तों ईसीएचएस में ज्वाइन होने के लिए या तो एमआरए के रूप में आप पैसा जमा करा सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं मिलिट्री रिसीवेबल ऑर्डर। जी हाँ दोस्तों, आपको भुगतान करना होता है। 1 अप्रैल 2003 से पहले आए पेंशनर्स के लिए ऑप्शनल है। जी हाँ दोस्तों, जो 1 अप्रैल 2003 से पहले आए हैं उनके लिए ऑप्शनल है, या तो वो ईसीएचएस की फैसिलिटी ले सकते हैं या फिर वो एफएमए का पैसा ले सकते हैं। दोनों में से कोई एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं वो पेंशनर्स जो 1 अप्रैल 2003 से पहले आए हैं। ये भारत सरकार का रूल है, ये ईसीएचएस का रूल है। 1 जनवरी 1996 के बाद आए पेंशनर्स के द्वारा दिया गया ईसीएचएस का कंट्रीब्यूशन रिफंड नहीं होगा। जो पूर्व सैनिक 1 जनवरी 1996 के बाद आए हैं, अगर उन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट किया है ईसीएचएस में ज्वाइन होने के लिए, तो दोस्तों वो पैसा आपको वापस नहीं होगा। ये रूल है ईसीएचएस का, वो पैसा भारत सरकार के पास ही पड़ा रहेगा। ईसीएचएस लाभार्थी भारत सरकार की अन्य मेडिकल फैसिलिटी नहीं ले सकते अगर ईसीएचएस की फैसिलिटी वो ले रहे हैं। ये मैंने आपको बता दिया। अगर आप ईसीएचएस में ज्वाइन हो रखे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप कोई दूसरी फैसिलिटी ले मेडिकल की, तो दोस्तों आप दूसरी फैसिलिटी नहीं ले सकते, क्योंकि आप पहले से ही ईसीएचएस की फैसिलिटी ले रहे हैं। आपको ईसीएचएस की फैसिलिटी छोड़नी होगी अगर आप कोई दूसरी मेडिकल फैसिलिटी चुनते हैं। दोस्तों ये मैंने आपको लेटर समझा है, जो नया लेटर निकला था 16 दिसंबर का, ये लेटर मैंने आपको समझाया ईसीएचएस से जुड़ा हुआ। चलते हैं दोस्तों, बाकी जानकारी लेते हैं। पूर्व सैनिक 100% पेंशन लेने के हकदार हैं ओआरओपी की, क्योंकि ओआरओपी का फायदा कम सर्विस आए पेंशनर्स के लिए। दोस्तों जैसा आपको पता है, पूर्व सैनिकों को ओआरओपी का फायदा नहीं मिल रहा। कुछ बढ़ोतरी हो रही है पेंशन की, सिपाही की, नायक की, हवलदार की, और जो जेसीओज रैंक है उनकी पेंशन तो घटा दी, माइनस में उनकी पेंशन कर दी। ओआरओपी का जो मेन मकसद है, यानी जिनकी सर्विस कम है उनको ज्यादा फायदा देना, तो दोस्तों ओआरओपी का सही फायदा आपको नहीं मिल रहा, जेसीओस को, एससीओस को। तो दोस्तों यही डिमांड करी जा रही है कि पूर्व सैनिकों को 100% फुल पेंशन दी जाए ओआरओपी के अनुसार। जब भी आगे ओआरओपी आए फुल पेंशन आपको मिलनी चाहिए, क्योंकि ओआरओपी का जो असली फायदा है वो जवानों को ही मिलता है, जेसीओस को ही मिलता है। तो कोई भी विसंगतियां नहीं होनी चाहिए ओआरओपी में, ऐसा दोस्तों बताया गया है। और जैसा आपको पता है, पीएमआर को भी बाहर कर दिया ओआरओपी से, बल्कि असली हकदार पीएमआर है ओआरओपी लेने के लिए, जिनकी दोस्तों बहुत ही कम सर्विस है। और दोस्तों भारत सरकार ने भी इस पे एक रूल बना दिया कि जो 1 जुलाई 2014 के बाद आए हैं उनको ओआरओपी नहीं देंगे। ये सरासर अन्याय है पीएमआर के साथ।
चलते अगली जानकारी की तरफ। पूर्व सैनिकों का कहना कि सर्विस में रहते एसीआर अफसर ने खराब कर दी। दोस्तों, एक मेरे पास कमेंट आया जिसमें पेंशन ने बताया कि सर्विस में रहते हुए मेरा एसीआर खराब कर दिया किसी अधिकारी ने, अफसर ने। मेरा प्रमोशन भी रोक दिया। 2006 के बाद आया हूं, 16 साल पूरे हैं, लेकिन अभी भी एमएससीपी नहीं मिल रही। दोस्तों, इनकी सर्विस पूरी है एमएससीपी लेने के लिए, लेकिन दोस्तों इनका कहना है कि मेरी एसीआर खराब कर दी किसी अधिकारी ने। ऊपर से कुछ पनिशमेंट भी लगा दी, कुछ पनिशमेंट भी इनको जारी कर दी, जिसकी वजह से रिकॉर्ड ने इनको एमएससीपी नहीं दी। दोस्तों, मैं इन पेंशनर्स की हेल्प करूंगा इनको एमएससीपी दिलाने के लिए। सबसे पहले मैं देखूंगा कि किस कारण से रिकॉर्ड ने यहाँ पे मना करा है, क्या पनिशमेंट दी गई है और किस वजह से दोस्तों इनकी एसीआर खराब करी गई है। यानी दोस्तों कुछ चीजें मैं पता लगाऊंगा, उसके बेस पर मैं इनको एमएससीपी दिलवा पाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इनके 16 साल पूरे हैं एमएससीपी हवलदार की पेंशन लेने के लिए, और ये 2006 के बाद भी आए हैं। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले मैं ये पता लगाऊंगा कि पनिशमेंट किस चीज की है, किस वजह से इनको एमएससीपी के लिए मना करा गया है। तो दोस्तों मैं इनकी पूरी हेल्प करूंगा एमएससीपी हवलदार की पेंशन दिलाने के लिए। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि सर्विस में रहते हुए किसी अधिकारी ने आपकी एसीआर खराब कर दी हो, या फिर गलती से आपको पनिशमेंट दे दी हो? अगर दोस्तों आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप अपनी जानकारी मेरे साथ साझा करिए। आप बताइए कमेंट करके, क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी कारणवश आपकी एसीआर खराब हो गई हो, या फिर किसी अधिकारी ने कोई ऑब्जेक्शन लगा दिया हो जिसकी वजह से आपको फाइनेंशियल लॉस हो गया हो? तो आप नीचे जरूर कमेंट करिए, आप अपनी बात बता सकते हैं, रख सकते हैं। चलते अगली जानकारी की तरफ। कुछ सूबेदार का कहना है कि हम सूबेदार से ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन बने हैं, लेकिन सर्कुलर 679 का फायदा नहीं मिल रहा। जी हाँ दोस्तों, कुछ सूबेदार हैं जो सीधा बनाए गए हैं ऑनरी लेफ्टिनेंट या फिर ऑनरी कैप्टन, यानी सूबेदार से वो बने हैं। अब दोस्तों सूबेदार का कहना है कि हमें पीसीडीएस सर्कुलर 679 का फायदा नहीं मिल रहा। दोस्तों पीसीडीएस 679 का फायदा उन्हीं पेंशनर्स को मिलेगा जिनका रैंक ऑनरी लेफ्टिनेंट है या फिर ऑनरी कैप्टन है। दोस्तों जिनकी सर्विस पहले 30 साल से ज्यादा काउंट नहीं करी गई थी, सिर्फ 30 साल की उनको पेंशन दे रहे थे। हालांकि कुछ सूबेदार भी कह रहे हैं कि हमको भी 33 साल में शामिल करा जाए, हमें भी 33 साल की पेंशन दी जाए, क्योंकि क्वालिफाइंग सर्विस के हिसाब से सूबेदार की सर्विस 30 साल से ऊपर की नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सर्विस देखें तो दोस्तों सूबेदार की 30 साल से ऊपर की नहीं है, ज्यादातर 28 साल या फिर 30 साल है। तो अगर आप टेन्योर देखें, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट देखें, तो उसके हिसाब से इनकी पेंशन बनती नहीं है 30 साल से ऊपर की। लेकिन फिर भी सूबेदार कहते हैं कि सूबेदार हम बनाए गए, और जहां तक हम ऑनरी लेफ्टिनेंट ऑनरी कैप्टन है यानी सूबेदार से ही हम बनाए गए हैं, तो इसके बेस पर हमारी सर्विस भी 30 साल से ऊपर की काउंट हो। जी हाँ दोस्तों, ये होना चाहिए। लेकिन ओआरओपी में भारत सरकार ने सिर्फ 30 साल की ही पेंशन दी है सूबेदार की, सिर्फ 30 साल तक की मैक्सिमम पेंशन दी है, उससे आगे की सर्विस काउंट नहीं करी है और ना ही कोई पेंशन दी है। तो इस वजह से सूबेदारों को या तो 28 साल की पेंशन मिलेगी या फिर 30 साल की पेंशन मिलेगी, जितनी उनकी क्वालिफाइंग सर्विस है। तो 679 सूबेदारों के लिए लागू नहीं होगा। जो पीसीडी का सर्कुलर 679 वो उनके लिए लागू नहीं है, भले ही ये सूबेदार से ऑनरी लेफ्टिनेंट बने हो या फिर ऑनरी कैप्टन बने हो। बस आपको एक बात याद रखनी है कि आपको पेंशन किस रैंक की दी जा रही है, जितनी आपकी सर्विस है उसी के हिसाब से आपको पेंशन मिलेगी, भले ही आप सूबेदार से ऑनरी लेफ्टिनेंट बनाए गए हो। अगर आपको ऑनरी लेफ्टिनेंट की पेंशन मिलती है, ऑनरी कैप्टन की पेंशन मिलती है, तब दोस्तों आपकी सर्विस 30 साल से ऊपर की काउंट होगी, तब आपको सर्कुलर 679 में शामिल किया जाएगा। अगर आपका रैंक ऑनरी लेफ्टिनेंट है, भले ही आप सूबेदार से बनाए हो या फिर आप सिपाही से बन के आ रहे हो आगे, जी हाँ दोस्तों, तभी आपकी सर्विस 33 साल काउंट होगी। अगर आप सूबेदार की पेंशन ले रहे हैं सिर्फ, तब दोस्तों आपकी मैक्सिमम सर्विस 30 साल की है, तब वो 30 साल ही काउंट करी जाएगी ओआरओपी में। तो दोस्तों ये रूल बनाया है, मैंने नहीं बनाया, ये मैं आपको भारत सरकार का ही रूल समझा रहा हूं। होना चाहिए दोस्तों, सूबेदार को भी मिलना चाहिए अच्छा खासा फायदा। तो दोस्तों बस यही जानकारी है जो मैं लेकर आया था। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी जानकारी अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। आपके कुछ और डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।